हेलो फ्रेंड्स, आज थर्ड चैप्टर है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। कल हमने देखा था प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में सरकार ने लाइसेंस सिस्टम लगाई थी, कुछ उद्योगों को संरक्षित कर दी थी, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आ गई थी और रोजगार कुछ नहीं हुआ था। तो हम लोग को दूसरी आर्थिक नीति अपनाने की ज़रूरत हुई थी। तो 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये आर्थिक नीति अपनाई गई थी। देखते हैं क्या है। आर्थिक सुधार हुआ 1991 से। कल पढ़ा था हमने उद्योग में कैसे सरकार ने लाइसेंस व्यवस्था लगाई थी, वो भी लाइसेंस लेने में कितना समय लगता था। और आयात प्रतिस्थापन था, मतलब यहाँ जो उद्योग यहाँ पर उद्योग से जो सामान उत्पादन हो सकता है उसका उत्पादन देश में ही किया जाए, बाहर से तो उसका उत्पादन आयात नहीं किया जाए। तो 1991 में देखते हैं क्या हुआ। नियोजित विकास के 40 वर्षों के बाद भारत में सशक्त औद्योगिक आधार एवं खदानों के उत्पादन में स्वनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम रहा है। 40 वर्षों जब हम लोग को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद 40 वर्षों तक हम लोग आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा ध्यान दिए थे। तो यहाँ स्वनिर्भरता हम लोग प्राप्त कर लिए थे। इसके बावजूद जनसंख्या का एक बड़ा भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर था। अभी भी जनसंख्या का सबसे अधिक भाग कृषि पर ही निर्भर था। 1991 में भुगतान संकट के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ना, वो उसका क्राइसिस आ गया था। तो 1991 में भुगतान संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधार का सूत्रपात हुआ। जब यहाँ पर वो क्राइसिस आया तो उस समय हम लोग को ज़रूरी था कुछ सुधार करना, तो उस समय आर्थिक सुधार हुआ 1991 में। उस समय बहुत मतलब देश में प्रॉब्लम आ गई थी। इस इकाई में सुधारों की प्रक्रिया तथा भारत के संदर्भ में उनके प्रयोग का मूल्यांकन किया गया है। चैप्टर का नाम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में LPG कहते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप 1991 के भारत के आरंभ की सुधार नीतियों को पृष्ठभूमि, मतलब एक चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद समझेंगे 1991 में देश में क्या हुआ था और सुधार नीतियों को मतलब कैसे आरंभ किया गया था, और वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत के लिए मतलब वैश्वीकरण हुआ तो उससे क्या भारत में इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में देखेंगे, और विभिन्न क्षेत्रों में क्या सुधार हुआ। आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है। केवल सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। KR नारायण भारत के पूर्व राष्ट्रपति है, बोलते हैं मतलब सिर्फ GDP और सकल घरेलू उत्पाद मतलब सिर्फ आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, ये बोल रहे हैं KR नारायण। परिचय। आप पिछले अध्याय में पढ़ा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में मतलब हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों को देखिए, और दोनों को मतलब एनालिसिस करके मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग अपनाए हुए थे। तो इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी और समाजवादी अर्थव्यवस्था की व्यवस्थाएं एक साथ थी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इन व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए कि उनसे आर्थिक समृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया है अवरुद्ध हो गई। उसके बाद जब स्वतंत्रता हुई उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा कल पढ़े थे ना, मतलब नियम कानून बना हुआ था जिसके कारण आर्थिक समृद्धि अवरुद्ध हो गई थी। अन्य विद्वानों का मत है कि भारत जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वहीं आरंभ की थी जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है तथा विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है। मतलब देखे थे उद्योग में कैसे यहाँ पर समृद्धि आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग में बहुत सारे प्रतिबंध लगा हुआ था। साथ ही कृषि उत्पादन में भी निरंतर वृद्धि हुई। खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित हो गई, जैसे हरित क्रांति के बाद खाद्य सुरक्षा का कोई कमी नहीं हुआ। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना
उस समय जो विदेशी ऋण होता है ना, वो हम तो बहुत ज़्यादा चढ़ गया था, तो सरकार भुगतान करने के लिए विदेशी पैसा भी यहाँ पर नहीं था। तो और पेट्रोलियम आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिए भी विदेशी पैसा नहीं था। सिर्फ 15 दिनों के लिए ये पैसा बचा हुआ था देश में, सिर्फ 15 दिनों के लिए पैसा बचा हुआ था उस समय 1991 में। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियाँ अपनाया और हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। उस समय 15 दिन के लिए आयात करने के लिए पेट्रोलियम जैसे सामानों के लिए भारतीय रिजर्व में विदेशी ऋण सिर्फ 15 दिनों के लिए बचा हुआ था। तो उस समय हम लोग को आर्थिक नीति अपनाने की ज़रूरत थी। तो 1991 में सरकार ने आर्थिक नीति अपनाई, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। LPG पृष्ठभूमि। इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। ये संकट आया अकुशल प्रबंधन के कारण। जो यहाँ नीति निर्माताओं थे वो लोग ध्यान नहीं दिए और ज़्यादा संरक्षण करने लगे, जिसके कारण ये संकट आया था। समान प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। आज भी सरकार अपने कर के माध्यम से और सार्वजनिक जो व्यापार होता है उनसे वो फंड जुटाती है। और व्यय आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जन सामान तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सामानों से उधार लेने को बाध्य हो जाती है। और जब यहाँ पर व्यय ज़्यादा हो रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो अगर महामारी संकट आ गया तो और बाढ़ आ गया, वैसे सिचुएशन में ज़्यादा खर्च हुआ सरकार का, तो उस समय वो लोन लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व बैंक इत्यादि से लोन लेती है। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध कर लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है। जो तेल आता है पेट्रोलियम, हम लोग का सबसे ज़्यादा आयात पेट्रोलियम का होता है। उस समय विदेशी पैसे को ही उसके लाने के लिए विदेशी पैसा देना पड़ता है, डॉलर। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। यहाँ पर बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट हुआ तो सरकार को राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा, जिसके कारण सरकार को घाटा हुआ। तो उसको सिर्फ 15 दिन के लिए पैसा बचा हुआ था यहाँ पर, तो उनको विदेशी से ऋण लेना पड़ा। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ा था, और यह स्पष्ट है कि उन क्षेत्रों में किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी। तो जहाँ खर्च किए थे सरकार, वहाँ से कोई प्रतिफल की संभावना भी नहीं थी। इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व के बहुत ही सोच विचार कर प्रयोग करती है। जितना बचा हुआ है राजस्व, उसका बहुत सोच विचार का प्रयोग किया जाए। बढ़ते हुए खर्च बहुत था और पैसे की कमी थी। बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम थे उससे भी ज़्यादा पैसा अर्न नहीं हो रही थी। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य देशों से उधार ली गई। तो उस समय उधार लेने की कगार पर सरकार पहुंच चुकी थी। तो उस समय विदेशी मुद्रा के उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया। विदेशी मुद्रा जो लिया गया लोन, उसको ही उपभोग कार्यों पर खर्च कर दिया गया। इस प्रकार से अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का न तो सरकार कोई प्रयास किया गया, न ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से व्यय कम था और खर्च ज़्यादा था, तो उनके राजस्व से अधिक हो गया था। तो ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा।
अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि में कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। आयात बहुत ज़्यादा हो रहा था और निर्यात, किसी देश को मतलब विकसित माना जाता है जिस देश से निर्यात ज़्यादा हो तो समझा जाता है वो समृद्ध है, लेकिन आयात ज़्यादा हो तो वो अच्छा नहीं होता है देश के लिए। तो आयात ज़्यादा हो रहा था और निर्यात कम हो रहा था, तालमेल नहीं हो पा रहा था दोनों में। जैसे कि हमने पहले भी कहा है, विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने छीन हो गए थे कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। उस समय 2 सप्ताह के लिए विदेशी ऋण हमारे पास, विदेशी पैसा थी, तो उस समय उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए संकट का सामना करना पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय उधारकर्ता जैसे IMF है, विश्व बैंक है, तो वो लोग पैसा देते हैं, तो वो भी पैसा दिए तो उनको ब्याज चुकाने में सरकार के पास विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेश को भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता है। जब आप समृद्ध होंगे तभी कोई उधार देता है। उसी तरह आपका देश संकट में था तो आपके वित्तीय संस्थान भी निवेश नहीं करना चाहता था। इस स्थिति में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, जिसे आज विश्व बैंक कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का दरवाज़ा खटखटाया। उनसे देश को $7 बिलियन का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला। तो सरकार IMF और विश्व बैंक के पास गई और उन लोगों ने $7 बिलियन ऋण दिया, और उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्त लगाई। वो लोग ऋण दिया तो कुछ शर्त भी लगाई। देखते हो कौन सी शर्त लगाई थी। ये सरकार उदारीकरण करेगी, और मतलब जो प्रतिबंध लगाई हुई है वो हटाएगी हर चीज़ में, और निजी क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंध को हटाएगी तथा अन्य क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप को कम करेगी। ये शर्त थी। साथ ही यह भी उपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध को भी हटाया जाएगा। मतलब जितना भी प्रतिबंध सरकार ने लगाए थे उस सबको फ्री किया जाएगा, उदारीकरण किया जाएगा। और भारत को विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें मान ली। और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इस नई आर्थिक में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना और फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों की 2 उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है, एक स्थायित्वकारी उपाय तथा संरचनात्मक सुधार के उपाय। स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। एक अस्थायीकारी उपाय था जिसमें भुगतान संतुलन जो आई थी उसको संतुलन करना था और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना था। और दूसरा था संरचनात्मक सुधार। ये देखते हैं क्या हुआ। ये दीर्घकालिक उपाय है जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को अनियमितताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है। जो दीर्घकालिक उपाय बनाए गए थे उनका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को सुधारना और विभिन्न क्षेत्रों को में जो प्रतिबंध लगा है उसको मतलब प्रतिबंध को हटाना। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां प्रारंभ की। इसके 3 उपवर्ग है: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। LPG की मात्रा निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी।
उदारीकरण पढ़ते हैं पहले। हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गई थी। जो यहाँ संरक्षण और आयात प्रतिस्थापन जो सरकार ने लगाई हुई थी तो आत्मनिर्भरता के लिए, उससे लाभ नहीं हुआ बल्कि घाटा ही हुआ। तो उस प्रतिबंध को हटाना था। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे, किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियाँ कहीं अधिक व्यापक थी। 1980 के दशक से थोड़े मुफ्त हो रहा था, लेकिन 1991 में सबसे व्यापक तौर पे सुधार नीति लागू किया गया। हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा करें। यह क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्रक, वित्तीय क्षेत्रक, कर सुधार और विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्रक, जिन पर 1991 में तथा 1991 के बाद विशेष ध्यान दिया गया। और देखते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ा, उनका कैसे विनियमीकरण किया गया। भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की जो व्यवस्था थी, उसमें लाइसेंस की जो व्यवस्था थी जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने तथा उत्पादन करने के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होती थी। तो अनेक उद्योगों में निजी उद्यमियों आते ही नहीं थे और कुछ वस्तुओं के उत्पादन केवल देखे थे। कल लघु उद्योग के लिए सरकार ने आरक्षित कर दी थी, तो लघु उद्योग करते सकते थे और निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों का निर्धारण तथा वितरण के लिए भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। तो उद्योग ज़्यादा स्थापित नहीं हुए थे। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अधिक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया और 1991 हुआ तो जो औद्योगिक क्षेत्र में इतने प्रतिबंध लगे हुए तो सब को हटा दिया गया। और कुछ वस्तुओं पर जैसे एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों तथा इलेक्ट्रॉनिक विमानन तथा औषधि भेषज, इन 6 उत्पाद श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जो खतरनाक जो होता है उद्योग, एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक विमानन, इसके लिए लाइसेंस लेना होता है। और इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अनेक जो भी थे उद्योग, उनके लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग में केवल प्रतिरक्षा उपकरण के कुछ अंश, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही बचे हैं। लघु उद्योग जो आरक्षित की गई थी उसको भी हटा दिया गया, उसको भी आरक्षण से अनारक्षण कर दिया गया। और अनेक उद्योगों में बाजार में कीमती निर्धारण की अनुमति मिल गई। अब उद्योगों को अपने से उत्पादन करना, तो बाजार की कीमत के अनुसार से अपना उत्पादन करना, उसको अनुमति मिल गई। अब देखते हैं वित्तीय क्षेत्र में सुधार। वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित है। मतलब वित्त के क्षेत्र में कौन सी चीज़ शामिल है बता रहा है, तो व्यावसायिक और निवेश बैंक होता है और एक स्टॉक एक्सचेंज होता है और विदेशी मुद्रा बाजार होता है। ये सम्मिलित है वित्तीय बाजार में, वित्तीय क्षेत्र में। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। जो वित्तीय क्षेत्र का नियमन और रेगुलेशन करती है वो यहाँ की रिजर्व बैंक करती है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितना मुद्रा जमा रख सकता है, वहीं ब्याज की दरों में भी नियत कर सकता है। रिजर्व बैंक ही तय करती है कि कोई बैंक अपने पास कितना मुद्रा रख सकता है और यही ब्याज की दरों को भी नियत करता है। विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है।
वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक बहुत प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे क्षेत्र का एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया। मतलब वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुआ तो उस समय जब रिजर्व बैंक ही तय करती थी आपके पास किन बैंक को कितना पैसा रखना है, तो पहले नियंत्रक की भूमिका निभाती थी, लेकिन उसको हटाकर अब सहायक की भूमिका में ला दिया गया। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना कई मामलों में अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हो गए, और सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्रों में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई। जो मतलब प्रतिबंध लगा हुआ था विदेशी भागीदारी को, तो उस समय 74% कर दी गई, और कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक तथा रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते हैं। कुछ बैंक थे जो अब बिना रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना अपने शाखाएं खोल सकते हैं, और पुरानी शाखाओं के जाल को अत्यधिक युक्ति संगत बना सकते हैं। यदि बैंक को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है। मतलब अब बैंकिंग क्षेत्र में भी सुधार किया गया। पहले आरबीआई को नियंत्रण करना होता था तो उसमें छूट दी गई, विदेशी को भी प्रवेश करने की अनुमति दी गई बैंकिंग क्षेत्र में, और देश विदेश से संसाधन जुटाने की भी अनुमति दी गई। पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा का उद्देश्य कुछ नियंत्रक शक्ति मतलब जब और कुछ मतलब जैसे देश के हित हो गया, खाता धारक का कुछ हित हो गया, तो उसके लिए रिजर्व बैंक के पास ही थी। विदेशी निवेश संस्थाओं FII फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, विदेशी निवेश संस्थाओं तथा व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड तथा पेंशन कोष आदि को भी भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई। मतलब ये भी लोग भी वित्तीय संस्थाएं थे, वो भारत में अब निवेश करने की अनुमति मिल गई। कर व्यवस्था में भी सुधार किया गया। इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक तौर पर राजकोषीय नीति कहा जाता है। सरकार की राजकोषीय नीति होती है, उसमें सरकार कर और टैक्स मतलब कलेक्ट करती है, और उन्हीं टैक्स से समाज देश के लिए मतलब उन्हीं टैक्स को सामाजिक कार्य में लगाती है, और यही सरकार की राजकोषीय नीति कहलाती है। कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक और अप्रत्यक्ष कर होता है। एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर होता है जो व्यक्ति की आय से लिया जाता है, और अप्रत्यक्ष कर हो जाता है जैसे वस्तु और सेवा कर अभी है GST, वो अप्रत्यक्ष कर है। तो वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, और प्रत्यक्ष कर व्यक्ति से आय से वसूला जाता है। व्यावसायिक उद्यमों को लाभ पर लगाए जाते हैं। 1991 के बाद व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई। पहले कर जो था आय पर लगा हुआ, उसमें कमी की गई। इसके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है। मतलब उच्च कर के कारण कर वंचन होता है। ज़्यादा सरकार पैसा वसूलेगी तो कर उसमें कर को छुपाया जाएगा। मतलब कितना हम लोग का प्रॉफिट हुआ उसको सरकार के सामने नहीं रखा जाएगा। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हों और बचतों को बढ़ावा मिलता है, और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। पहले आय का विवरण नहीं देते थे, लेकिन करों में कटौती की गई तो अब आय का विवरण दे देते हैं। और निगम कर की दर जो थी पहले से अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई। निगम कर ये भी प्रत्यक्ष कर में आता है। और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।
जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर की बाजार की रचना की जा सके। वस्तु और सेवा को पर लगाए गया कर जो एक बाजार की साझे रूप से एक बाजार के रूप में कलेक्ट किया जा सके। वर्ष 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु और सेवा कर लाया गया। वह 2016 में संसद ने मतलब एक साथ कलेक्ट करने के लिए GST लाया और इसे 2017 से इम्प्लीमेंट किया गया। यह कानून जुलाई 2017 से लागू किया गया। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर वंचन कम होने की तथा एक राष्ट्र एक बाजार एक टैक्स, एक राष्ट्र हुआ और एक बाजार हुआ GST से, और एक टैक्स हुआ, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, और उससे सरकार को भी सुलभ हो गई और करदाताओं द्वारा नियम पालने को भी प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई है। अब देखते हैं विदेशी विनिमय सुधार। भुगतान संतुलन जो होता है ना, उसमें क्या सुधार किया गया। विदेशी क्षेत्रक में पहले सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया था। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तात्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया। अपने देश के मुद्रा को दूसरे देश के मुद्रा के साथ मिलाना उसे अवमूल्यन कहते हैं। तो इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई और इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपए के मूल्य का निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की। और यह प्रायः बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है। विदेशी व्यापार और निवेश नीति सुधार। व्यापार में देखते हैं किस तरह सुधार हुआ। अर्थव्यवस्था के औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उनमें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर प्रोत्साहित करना था। देखते हैं और व्यापार में कैसे सुधार किया गया था। तो व्यापार में निवेश संस्थाओं को उदारीकरण किया गया और अब पहले से जो प्रतिस्पर्धा नहीं होता था विदेशी व्यापार से, अब उसको भी मतलब मुक्त कर दिया गया। भारत में आंतरिक उद्योगों को संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने की नीतियाँ अपना रहा था। पहले से इतना ही वस्तु आयात करना है, तो वो भी अब मुक्त हो गया। और कड़े नियंत्रण, उच्च पर शुल्कों, कल देखते थे सीमा शुल्क भी ज़्यादा लगाती थी सरकार विदेशी वस्तुओं को आने के लिए, तो उसको भी हटा दिया गया। ये नीतियाँ कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थी। मतलब उन्हें विदेशी व्यापार नहीं आता था तो सरकार मतलब स्पर्धा नहीं होती थी और कुशलता मतलब भी नहीं थी। किसी को देख कर या स्पर्धा से ही मतलब अपने में सुधार आती है। तो उसी तरह उद्योग नहीं आ रही थी, तो जो यहाँ उद्योग थे जैसे बनाते थे उनमें कोई सुधार नहीं हुआ, स्पर्धा नहीं हुआ, तो जिससे देश में विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर कम हो गई। व्यापार नीतियों के सुधारों के लक्ष्य थे आयात और निर्यात के परिमाणात्मक प्रतिबंधों को समाप्ति। जो पहले आयात निर्यात के लिए सरकार इतनी प्रतिबंध लगाई हुई थी, वह सरकार समाप्त कर दी और प्रशुल्क दर जो लगाती थी उसको में भी कटौती कर दी गई। आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया भी समाप्त कर दी गई और हानिकारक और पर्यावरण संवेदी औद्योगिक उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। मतलब पूरी तरह से छूट दी गई। पहले जो इतना प्रतिबंध सरकार ने लगाई हुई थी वो अब पूरी तरह से खुला छोड़ दी।
अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात पर में भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया और भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क से भी मुक्त कर दिया गया। यहाँ से भी निर्यात होता है तो सीमा शुल्क लगता है, तो उसको निर्यात शुल्क उसको भी कम कर दिया गया। ये देखते हैं क्या है। नवरत्न और सार्वजनिक उद्यम नीतियाँ। अपने बचपन में सम्राट विक्रमादित्य के राज दरबार में 9 रत्नों के बारे में पढ़ा होगा, जो कला, साहित्य और विविधता के क्षेत्रों में गणमान्य विशिष्टजन थे। 9 उदारवादी वातावरण में सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता बढ़ाने और उनके प्रबंधनों के व्यवसायीकरण लाने और उनकी स्पर्धा क्षमता में प्रभावी सुधार लाने के लिए सरकार ने उसी तरह सरकार ने यहाँ पर स्पर्धा क्षमता बढ़ाने और व्यवसायीकरण को ऊंचा करने, उनके प्रबंधन के लिए, कुशलता बढ़ाने के लिए व्यवसायिक क्षेत्रों में भी ऐसी कुछ व्यवस्था की है। देखते हो क्या है। तो कुछ उपखंडों में बांटी है, महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न। एक कंपनी की कुशलतापूर्वक संचालन और लाभ में वृद्धि के लिए प्रबंधन और संचालन कार्यों में अधिक स्वायत्तता दी गई थी। लाभ कमा रहे उपक्रमों को भी अधिक प्रचालन, वित्तीय और प्रबंधन स्वायत्तता प्रदान की गई। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में विभिन्न पद प्रदान किए गए। विभिन्न पद वाले सार्वजनिक उद्योगों के कारण इस प्रकार है। देखते हैं सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों में किस तरह उपखंडों में बांटी है, मतलब कौन से कैटेगरी है सरकार की। तो एक है महारत्न, मतलब बहुत बड़ा महारत्न, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और दूसरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये महारत्न की कंपनी है। और दूसरी है नवरत्न, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और दूसरा है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तीसरा है लघु रत्न। महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न। महारत्न में देखिए इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको महारत्न कैटेगरी में रखा गया है। नवरत्न में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महारत्न टेलीफोन निगम लिमिटेड को रखा गया है। लघु रत्न भारत संचार निगम लिमिटेड तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडिया रेलवे केटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड को लघु रत्न में रखा गया है। लाभ अर्जित कर रहे अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना पहली बार 1950 और 1960 के दशक में हुआ था, जब सार्वजनिक नीति आत्मनिर्भरता के विचार से प्रेरित थी। तो उसकी स्थापना का ध्येय सिर्फ आत्मनिर्भरता था। स्थापना का ध्येय आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना था, ताकि जन सामान तक उनका उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन नाम मात्र लागत पर पहुंचाया जा सके। इस प्रकार इन कंपनियों को सभी पनधारियों से प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। इस नाम के अलंकरण के बाद इन कंपनियों के निष्पादन में निश्चय ही सुधार हुआ है। विद्वानों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों के प्रसार को बढ़ावा देकर इनमें विश्व स्तरीय निकाय बनाने के लिए सहायता देने के स्थान पर सरकार को विनिवेश, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र है तो उसमें सहायता देने के लिए मतलब सरकार को विनिवेश करना चाहिए। अभी भी सुनते सरकार विनिवेश कर रही है, मतलब निवेश से हट रही है, उसमें थोड़ा थोड़ा पीछे हट रही है सरकार सार्वजनिक उद्यम से। तो आंशिक रूप से इसे निजीकरण कर दिया गया है। अभी कुछ समय पहले सरकार ने सार्वजनिक स्वामित्व में ही रखने का निर्णय किया है और उसे वित्तीय बाजारों से स्वयं संसाधन जुटाने और विश्व बाजार में अपना विस्तार योग बना दिया गया है। मतलब उद्योग के हाथ में भी कुछ शक्ति, और सरकार अब धीरे धीरे पीछे हटते हटते प्राइवेटाइजेशन कुछ सार्वजनिक उद्योगों की कर देती है।
कुछ विद्वान विनिवेश को सार्वजनिक उद्यमों की कुशलता बढ़ाने के लिए निजीकरण को विश्वव्यापी लहर मानते हैं। मतलब कुछ विद्वान मानते हैं सरकार का हस्तक्षेप कम होगा तो लोग कम जो है विश्वव्यापी निजीकरण से उससे मतलब कुशल बढ़ेगा, उससे कुशलता बढ़ेगा उद्योग में। और कुछ का विचार है कि ये तो सार्वजनिक संपत्ति का निहित स्वार्थ का बिक्री मात्र है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि सरकार प्राइवेटाइजेशन करेगी तो उसमें उद्योगों में मतलब कुशलता आएगी, अच्छे मतलब उसमें। और कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, सिर्फ सार्वजनिक संपत्ति का बेचना वो गलत है, स्वार्थ की मात्र बिक्री मात्र है। आपका क्या विचार है? सार्वजनिक क्षेत्रों पर पत्रों में 9 रत्नों से संबंधित 10 से 15 कतरनें एकत्र करें जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं तथा पोस्टर बनाएं। इन सार्वजनिक उपक्रमों के विज्ञापन और शब्द चिन्ह लगाएं और अपनी सूचना के सूचन पट पर लगाकर विषय में चर्चा करें। क्या आपके विचार में केवल घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रम का निजीकरण होना चाहिए? तो आपके विचार है कि क्या घाटे में जो सार्वजनिक उपक्रम चल रहा है उनका सिर्फ निजीकरण होना चाहिए, या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की घाटे की भरपाई सरकारी बजट से होना चाहिए? ये दो आपके विचार मांग रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? ये तो देखिए उदारीकरण, आप देखते हैं निजीकरण। लिखते हैं कितना चैप्टर है, कितना पेज है इसमें? निजीकरण, उसके बाद वैश्वीकरण आएगा। आज इतना ही पर ही छोड़ते हैं, फिर सेकेंड वीडियो बनाएंगे और उसमें पढ़ेंगे, ठीक है? 18 आज ही डालेंगे। थैंक यू।